नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सूर्य उदय के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं दीपक अरोड़ा। दोस्तों, सूर्य उदय के अंदर आज के इस खास कार्यक्रम में हम एक ऐसा संजीदा मुद्दा, ऐसे संजीदा पहलू पर बात करना चाह रहे हैं जो आपके हमारे सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, समाज के अंदर हर आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात करते हैं हर परिवार के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पहलू, यानी कि उनका बच्चे, उनका भविष्य और उन परिवार के चश्मो चिराग। हम बात करेंगे आज हिंदुस्तान के अंदर होने वाली चाइल्ड वायलेंस के ऊपर। जो बच्चों को लेकर जो वायलेंस हिंदुस्तान के अंदर पिछले साल दर साल जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, लगातार उसमें वृद्धि होती आ रही है। अगर हम बात करें पिछले 8-10 सालों के अंदर, तो जहां 2014 के अंदर लगभग हिंदुस्तान के अंदर जो क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड या चाइल्ड वायलेंस के जो केसेस थे भारत के अंदर जो रजिस्टर हुए थे, वो लगभग 80 से 90 हज़ार के केसेस थे। और साल दर साल ये जो फिगर है ये लगातार हर साल बढ़ती रही। और 2015 में ये जो चाइल्ड वायलेंस के केसेस थे वो 90 हज़ार थे, उससे अगले साल 95 हज़ार। और 2022 में जो ये फिगर्स जो थी वो और चौंकाने वाली और ज़्यादा चिंताजनक थी। लगभग 1,65,000 केसेस पूरे साल भर में रजिस्टर हुए चाइल्ड वायलेंस के अगेंस्ट। अगर हम बात करें और इस बात को समझना चाहें कि चाइल्ड वायलेंस बेसिकली क्या है, देखिए, चाइल्ड वायलेंस को आप 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। चाइल्ड वायलेंस में 4 पहलू हैं जिस पर बात करना और जिसको समझना जरूरी है। पहले चाइल्ड वायलेंस में सबसे पहले आता है फिजिकल असॉल्ट या फिजिकल वायलेंस, यानी कि किसी बच्चे के साथ शारीरिक तौर पर प्रताड़ना, उसको मारना या शारीरिक तौर पर उसके साथ हैंडल करना और उसको किसी भी तरह से चोट या हार्म पहुंचाना। दूसरा चाइल्ड वायलेंस के अंदर जो पहलू आता है दैट इज सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि सेक्सुअल वायलेंस। हमने आमतौर पर देखा होगा किस तरह से छोटे बच्चे, जो नाबालिग बच्चे, छोटी बच्चियां यानी कि 1.5 2-2 साल की बच्चियों के साथ भी घिनौना कृत्य किया जाता है और उनको शारीरिक तौर पर सेक्सुअली उनको मिस हैंडल किया जाता है और उनको हरास किया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। ये एक सबसे गंभीर पहलू है चाइल्ड वायलेंस का। हम तीसरा पहलू की बात करें तो वो है मानसिक, यानी कि मेंटल जो वायलेंस कहते हैं। मेंटल वायलेंस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि बच्चों के साथ एब्यूसिव या एग्रेसिव बिहेवियर करना, उनके साथ गाली गलौज करना, उनसे बदतमीजी से बात करना, उनको मानसिक तौर पर प्रताड़ित करना, उनकी बातों को नज़रअंदाज करना और उनको लगातार किसी बात के लिए, हीन भावना के लिए ऐसा उनके साथ व्यवहार करना कि बच्चे के अंदर हीन भावना बढ़ जाए और इनसिक्योरिटीज़ के बच्चा इस तरह से डिप्रेशन या अवसाद का शिकार हो जाए। और चौथा जो चाइल्ड वायलेंस का पार्ट है वो है उपेक्षा, यानी कि इग्नोरेंस। आपने बहुत बार देखा होगा कि बच्चे अपने नियर डियर, अपने टीचर्स, गुरु, माँ बाप तक को परिवार के अंदर अपनी ज़रूरतें, अपनी चीज़ें बताते हैं और उसको हम इग्नोर करते चले जाते हैं कि ये सोचते हुए कि बच्चों के लिए ये चीज़ें आज ज़रूरत की नहीं है, इनको समय आने पर एड्रेस करेंगे। लेकिन कई बार इन चीज़ों के चलते जब उपेक्षा का बच्चा शिकार हो जाता है तो वो अपने मन में एक अलग तरह की दुनिया बना लेता है और एक अलग तरह के नकारात्मक भाव उस बच्चे के जीवन में जन्म देते हैं। तो दोस्तों, ये है 4 वो पहलू जो चाइल्ड वायलेंस के अंदर आते हैं और इनको बात करना और इनको समझना बेहद ज़रूरी है कि आज हिंदुस्तान की बात करें या देश विदेश की बात करें तो चाइल्ड वायलेंस के जो केसेस हैं, हालांकि शिक्षा का स्तर बढ़ा है, लोगों के अंदर एजुकेशन, सिविक सेंस बढ़ी है, बात करने का तरीका, जीवन की शैली में सुधार आया है, लेकिन उसके बाद भी क्या कारण है कि हिंदुस्तान में साल दर साल चाइल्ड वायलेंस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बच्चों के साथ इस तरह की प्रताड़नाएं होती जा रही हैं, चाहे वो शारीरिक प्रताड़ना है, फिजिकल असॉल्ट है, सेक्सुअल असॉल्ट है, मेंटल असॉल्ट है या कुछ भी है। बच्चे जो कि आपके, हम सब के परिवारों के चश्मो चिराग हैं, आने वाले देश का और प्रदेश का भविष्य है, उन्हीं से समाज है, उन्हीं से देश है और उन्हीं से आने वाले समय में एक देश की दिशा और दशा तय होती है। लेकिन इस पहलू पर बात करना बेहद ज़रूरी है और इस पहलू को समझना बेहद ज़रूरी है कि बच्चे जो कि आने वाले समय में अपने परिवार का और देश का भविष्य तय करते हैं, उनके साथ अगर एक ऐसी उम्र में जब बच्चों का मन चंचल है, कोमल है और उनमें थोड़ा सा समझ का और उस लेवल की समझ का अभाव है कि जब उन्होंने ज़िंदगी पूरी तरह से देखी नहीं है, तो उनके साथ अगर किसी भी तरह का मिस हैंडल किया जाता है तो बच्चों के मनोदिशा पर क्या असर पड़ता है और उनकी आने वाले फ्यूचर पर भी वो क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। सूर्य उदय के इस कार्यक्रम में आज हम एक ऐसे इंसिडेंट्स के ऊपर भी बात करेंगे जो पिछले कुछ महीने में भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हुआ और बहुत बड़ा गंभीर विषय है और ऐसा दुखदाई पल था एक परिवार के लिए कि जिसको कोई भी माँ बाप, किसी के भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनके जीवन में इस तरह की घटना घटित हो। जी हाँ, हम बात करते हैं
2024 की शुरुआत जब हुई, जनवरी 2024 की शुरुआत, जब जनवरी में हमने इस साल में प्रवेश किया और 2024 के अंदर नए साल, नई उम्मीदें और नई उमंगों के साथ सारी दुनिया इस बात को इस साल के अंदर प्रवेश कर रही थी कि आने वाले साल के अंदर क्या क्या तैयारियां करेंगे, जीवन को लेकर किस तरह से आने वाले समय की तैयारियां और काम करेंगे और इस साल को अपने लिए और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। वहीं एक परिवार के लिए 2024 का साल क्या मालूम था कि उनकी सारी खुशियां इस साल के अंदर जाने वाली है। उनकी ज़िंदगी और उनका बेटा, उनके परिवार का चश्मो चिराग इस दुनिया से चला जाएगा। महज 11 साल की उम्र, 11 साल की एक छोटी सी उम्र के अंदर जब बच्चे को खेलने कूदने की उम्र है, एक माँ बाप के लिए इससे बड़ी पीड़ा की बात क्या हो सकती है कि उनका बेटा इस दुनिया से चला गया, और वो भी बिना किसी कारण के और सिर्फ फिजिकल असॉल्ट की वजह से, एक शारीरिक शोषण की वजह से, या उस बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार और मारपीट की गई कि अंततः उस बच्चे को इस दुनिया से जाना पड़ा। दोस्तों, ये बात सोचना ही अपने आप में हृदय को चीर देने जैसा है कि एक माँ बाप का बच्चा, 11 साल का बच्चा, जिसके साथ माँ बाप अपनी ज़िंदगी के हर पल देखते हैं और अपने आने वाले जीवन के सपने सजोते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर उस माँ बाप के और उस परिवार के सपने पूरे करेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं और 2024 के अंदर हम आपको वापस लेकर चलना चाहेंगे। 11 जनवरी का वो दिन था, 11 जनवरी 2024 का वो दिन था जब एक साधारण परिवार का लड़का किंतन जो कि शास्त्री नगर के सर्वोदय बाल विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा था, बड़ा होनहार बच्चा, जो कि उसके माँ बाप के अनुसार, उसके जो शिक्षक थे या गुरु थे या ट्यूशन टीचर्स के अनुसार पढ़ाई में बेहद संजीदा था, बेहद इंटेलिजेंट था। और सबसे बड़ी बात कि 11 साल की उम्र में उस बच्चे को ये बोध था, अगर उससे पूछा जाता था कि बेटा आप बड़े होकर क्या एम्बिशन करते हो या क्या बनना चाहते हो, तो वो बच्चा बड़ी बेबाकी के साथ और बड़ी इंटेलिजेंस के साथ ये जवाब देता था कि मेरा सपना है कि मैं पायलट बनूं और पायलट बनकर अपने माँ बाप का सपना पूरा करूं और आसमान में उड़ते हुए अपने माँ बाप के सपने पूरे करते हुए इस देश के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करूं। एक 11 साल का बच्चा, 2024 11 जनवरी की वो सुबह, वो बच्चा अपने घर से निकलता है रोज़ की तरह। माँ उसे दूध पिलाती है और एक परोठा खिलाकर स्कूल भेजती है, रोज़ की तरह दिनचर्या। लेकिन क्या मालूम था माँ को कि आज जब उसका बेटा स्कूल से वापस आएगा तो वो चोट से ग्रस्त होगा, उसके साथ शारीरिक शोषण हो चुका होगा और आने वाले दिनों में उसका यही चश्मो चिराग इस दुनिया से चला जाएगा। किंतन जब स्कूल से वापस आता है 11 जनवरी 2024 को, तो माँ देखती है कि बेटा उसका थोड़ा सा हताश है और पीड़ा और दर्द की वजह से रो रहा है। जब माँ बाप उससे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं तो वो बताता है कि स्कूल के अंदर वॉशरूम के अंदर कुछ सीनियर बच्चों के साथ किसी बात पर कहा सुनी हुई और उसका हाथ लग गया था, जिसके चलते उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उससे मारपीट करी। जबकि किंतन लगातार वहाँ पर उन सीनियर बच्चों के साथ माफ़ी मांग रहा था कि मुझे छोड़ दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है और अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन उन बच्चों के, वो जो सीनियर जो बच्चे थे, उनसे इस तरह के व्यवहार की किसी ने उम्मीद नहीं की होगी थी कि वो इतनी बेदर्दी से एक 11 साल के बच्चे को मारेंगे कि अंततः 9-10 दिन की पीड़ा के बाद वो बच्चा इस दुनिया से चला जाएगा। 10 दिन तक, लगातार 9 दिन तक उस बच्चे का ट्रीटमेंट चलता रहा, उसको पेन किलर्स दी जाती रही, डॉक्टर्स के पास गए, हॉस्पिटल गए और अंततः 20 जनवरी को किंतन अपनी ज़िंदगी की जंग हार गया। और किंतन के साथ हिंदुस्तान के सभी लोग जिनके बच्चे आज स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनके बच्चे आज अलग अलग जगह पर जाकर अपने जीवन के सपने पूरे करने के लिए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उन सबके परिवारों की ये हार थी, उन सब माँ बाप की हार थी, उन सब लोगों की हार थी जो अपने बच्चों के लिए सपने सजोता है। किंतन केवल एक माँ बाप का बेटा था जो एक साधारण परिवार के थे, लेकिन वो आपका, हमारा सबका बेटा था, क्योंकि वो इस समाज का बेटा था जिसके साथ एक घिनौना कृत्य हुआ, जिसके साथ शारीरिक तौर पर मिसहैंडल्ड हुआ। उस बच्चे को मारा गया और इतनी बेदर्दी से मारा गया कि उसकी रिब्स टूट गई, उसकी लंग्स में इश्यूज हो गए और जिसके चलते 9 दिन के बाद वो बच्चा ट्रीटमेंट के दौरान, वो 9 दिन के बाद अपनी ज़िंदगी की जंग हार गया। दोस्तों, ये पहलू इतना गंभीर है। इस तरह के पहलू आए दिन हम देखते हैं कि समाज के अंदर हमें देखने सुनने को मिलते हैं। कितनी बार ऐसा सुनने को मिला है कि छोटी छोटी बच्चियां जो हैं उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है। कौन है ये हैवान, कौन है ये लोग जो बच्चों को, जिनको इस देश के अंदर लड़कियों को, देवियों को भगवान की बाती, माँ के बाती पूजा जाता है, उनके साथ एक घिनौना कृत्य करते हैं। इन छोटे बच्चों के साथ जो लोग भी ऐसा काम करते हैं, उनको कहाँ से ये शिक्षा और ये कहाँ से ये जानकारी ऐसी आती है कि इन बच्चों के साथ इस तरह का घिनौना कृत्य करने से पहले उनकी आत्मा एक बार भी उनको नहीं धिक्कारती कि ये किसी माँ बाप के, किसी परिवार के चश्मो चिराग है।
दोस्तों हम इस मुद्दे पर और बात करें, चाइल्ड वॉयलेंस को लेकर और बात करें, हम सबसे पहले आज सूर्य उदय की टीम किंतन के माँ बाप के पास आज इतने महीने के बाद जाती है और जानने की कोशिश करती है कि पूरा वाकया क्या हुआ था, पूरा मैटर क्या हुआ था, किस तरह से किस किस ने उनको सपोर्ट किया, क्या प्रशासन ने उनको कोई जो उस समय पर ये इंसिडेंट हुआ, क्या प्रशासन ने कितनी मदद की, स्कूल वालों ने कितनी मदद की, दिल्ली सरकार ने कितनी मदद की, और जो दिल्ली सरकार के इतने बड़े बड़े दावे हैं सरकारी स्कूलों के अंदर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ देने का, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम देने का, क्या वो सुरक्षा मुहैया कराने के प्रति भी उतनी ही संजीदा है? इस मुद्दे को लेकर जब सूर्योदय की टीम किंतन के माँ बाप के घर, उनके घर पे पहुंची तो जानने की कोशिश करी कि किंतन के माँ बाप ने उस पूरे वाकया के बारे में क्या बताया, किस तरह वो पीड़ादायक पल उनके लिए बीते और लगातार क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या चुनौतियाँ उनको फेस करनी पड़ी, जबकि उन्होंने अपना बच्चा गंवा दिया, उसके बावजूद भी कितनी सुनवाई हुई, कितनी नहीं हुई। आइए पहले सुन लेते हैं जब सूर्योदय की टीम उनके घर पे पहुंची तो किंतन के माँ बाप, उसके ट्यूशन टीचर और उनके दादा दादी से बात की। तो आइए पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद हम इस मुद्दे पर और बात करते हैं। उस दिन किंतन डेली की तरह ही स्कूल गया था, एक पराठा खा के और आधा गिलास कॉफ़ी पी करके। सुबह आलू का पराठा मैंने दिया था उसे, लेकिन जब दोपहर में वो थोड़ा सा लेट आया था उस दिन, तो मैं ग्रिल पे खड़ी थी, मैं उसका वेट कर रही थी, लेकिन वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जैसे मैं अंदर आई ना तो देखा मेरा बेटा बैठा हुआ था सोफे पे और नीचे मुँह करके बैठा था। जैसे मैंने बोला, मन्नू तू तो डेली हंसता हुआ खेलता हुआ आता नीचे से, और वो गाता था, गाने गाते हुए आता था, तो पूरे आवाज़ गूंजती थी। उस दिन वो अंदर बैठ गया चुप करके। जैसे उसने ऊपर मुँह किया ना, बहुत तेज तेज के रोने लग गया वो। इतना उसके कह रहा मम्मी मेरा दर्द हो रहा है, इतना दर्द था उसके कि हम उसको, जैसे ही मैंने उसके कपड़े चेंज करे हैं तो उसको हम अस्पताल लेके गए हैं, इतना ज़्यादा दर्द था। फिर पापा और हम सब बड़े अस्पताल लेके गए। फिर उसके बाद से वो खाट पे लेटा जैसा, उसके बाद से फिर वो उठा नहीं, उठा वो 20 तारीख के बाद कंधों पे ही है, लेकिन चला नहीं उस दिन से। तो उसके बाद जब उन्होंने बताया कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, वैसा मतलब स्कूल में मारपीट हुई। उसके बाद 20 उस दिन के बाद से वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाया, इतना ज़्यादा उसको स्कूल में टॉर्चर और उसको मारा गया था। ये आकर उसने बताया था? हाँ उसने बताया था, और हम लोग उसको अस्पताल भी लेके गए थे उसी समय। जैसे स्कूल से आया था वो तभी लेके गए थे हम। तो उन लोगों ने उसको पेन किलर वगैरह दी थी, वो खा करके वो खाली सो गया था। फिर दूसरे दिन उससे नहीं उठा वो। स्कूल में क्या रहा, मतलब जब ये हुआ आप स्कूल गए, क्या रहा स्कूल में? स्कूल में जब 11 तारीख को हॉस्पिटल ले गए थे तो उसे पेन किलर्स वगैरह दे दी थी, तो उससे थोड़ा उसको दर्द में थोड़ी राहत मिल गई थी। तो 13 तारीख को 14 तारीख को उसके दोबारा पेन हुआ, तो मैं दोबारा हॉस्पिटल लेके गया। तो उन्होंने क्या है कि बोल दिया हमारे पास डॉक्टर अभी अवेलेबल नहीं है कोई सा भी। तो उसके पेन थोड़ा ज़्यादा था, तो फिर उसके बाद मैं उसको प्राइवेट डॉक्टर के पास लेके गया। सरोज हॉस्पिटल के एक ऑर्थो सर्जन है विनय गुप्ता करके, उनके पास लेके गया। उन्होंने जो भी यहाँ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो देख के और उसका आगे का ट्रीटमेंट वगैरह चालू कर दिया। उसके बाद इस दौरान मैं स्कूल के भी मतलब प्रिंसिपल से चक्कर काटता रहा कि ना ऐसे ऐसे मेरा बच्चा बता रहा है कि स्कूल में ऐसे ऐसे टॉयलेट के अंदर उसको मारा गया है, तो आप मेरे को कैमरे वगैरह चेक कराओ, ये चेक कराओ। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि हमारे स्कूल में अभी तो कोई कैमरे वगैरह है नहीं, हम लगवा रहे हैं, ये है वो, मतलब अपनी सफाइयाँ पेश करना शुरू कर दिया। उसके बाद बोले कि आप ऐसा करिए, आप कल आइए, हम देखते हैं, हम पता करते हैं। हमारा जो खबरी नेटवर्क है, हमारे कुछ बच्चे होते हैं सतर्क, तो हम उनसे बोलते हैं, हम उनसे पता करवाते हैं कि इस बच्चे के साथ मतलब ऐसी क्या लड़ाई वड़ाई हुई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब वो हुई तो फिर मैं 18 को दोबारा प्रिंसिपल के पास गया। तो जब मेरी कोई कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैं एसएमसी मेंबर जो होते हैं उनके पास गया। उन्होंने बोला कि मारो सालों को, ये है वो, मतलब अपनी जिम्मेदारियों से सारे के सारे हटते रहे। जब 20 तारीख को जब बच्चा एक्सपायर कर गया, उसके बाद मेरे को स्कूल के प्रिंसिपल जो क्लास टीचर था मेरे बच्चे का, उसका फ़ोन आता है कि ना प्रिंसिपल साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने बोला मैं 11 से 20 तक मैं मिलना चाह रहा था,
ठीक है, आपसे रेगुलर मिल रहा हूँ कि मेरे बच्चा इतनी ज़्यादा दिक्कत में है, ये है वो है। जब आपने कोई वो नहीं की, अब मैं आपसे मिल के क्या करूँगा। उसके बाद मतलब कब आपको केंद्र को हैंड ओवर किया गया? किंतन को हैंड ओवर 20 तारीख को जब वहाँ पे डेथ हुई थी, तो उसके बाद सीधा सीधा, क्योंकि जब हम 20 तारीख को बच्चे को लेके गए थे, जब बच्चा बिल्कुल सही था, तो उसके बाद जब वहाँ पे उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिए, और इंजेक्शन वगैरह देने के बाद मेरे बच्चे ने मतलब खाने के लिए कुछ मांगा, तो मैंने अपने भाई को बोला कि ना ऐसा है, इसके खाने के लिए दलिया बनवा लो घर से, ठीक है। तो इतने में ना वो एक ड्रॉप ख़त्म हो गई जो उन्होंने उसके हाथ में लगा रखी थी, जो ग्लूकोज टाइप पैरासीटामोल करके कुछ वो थी, वो ख़त्म हो गई। और जैसे ही उन्होंने दूसरी ड्रॉप लगाई, वो एक ही बूंद अंदर गई होगी, वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर कर गया वहीं। पुलिस ने एफआईआर कब लिखी? मतलब जब ये हुआ आपने उनको बताया कि ऐसे ऐसे आपके बेटे के साथ ये हुआ है, मारपीट हुई है, फिर आपने एफआईआर कराई तो उन्होंने एफआईआर नोट कर ली? पुलिस का रवैया तो हमारी समझ से बाहर ही रहा है शुरू से लेके अब तक। 20 तारीख को मेरा बच्चा एक्सपायर किया था, उनको उसी टाइम पे एफआईआर लिखनी थी, लेकिन उन्होंने पीएम रिपोर्ट का बहाना बना के एफआईआर नहीं लिखी कि पहले पीएम रिपोर्ट आने दो फिर हम एफआईआर लिखेंगे। 20 की जगह 20 तारीख को डेथ हुई थी, 23 तारीख को मेरे बच्चे की बॉडी मेरे को मिली, और उसके बाद लगातार ये पीएम रिपोर्ट का बहाना बना के कि जब पीएम रिपोर्ट आ जाएगी तो हम उसके बाद एफआईआर लिखेंगे। तो पीएम रिपोर्ट को डिले किया गया, 31 तारीख को पीएम रिपोर्ट आई। कभी मेरे को डॉक्टर का बताया गया कि वो डॉक्टर बाहर हैं, कभी ये दिक्कत है, कभी वो दिक्कत है। 31 तारीख को पीएम रिपोर्ट आने के बाद जब मैंने इनसे बोला कि एफआईआर करो, तो इन्होंने बोला कि बिसरा की रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम एफआईआर करेंगे। तो बहाने दे देते लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखते थे, क्योंकि पता नहीं इस पे इनके ऊपर किसका इतना दबाव था कि एफआईआर नहीं लिखनी है। तो इन्होंने मेरे से, जब मैंने बोला बिसरा की रिपोर्ट आएगी तो ऐसा है कि आप एफआईआर मत लिखो, कल हम ना स्कूल को खुलने नहीं देंगे। फिर अगले दिन जाके वहाँ पे जब हम सारे के सारे लोग पहुँचते हैं, तो वहाँ पे पूरा का पूरा थाना उठ के आ जाता है और बोलता है कि ना, मतलब हम इतनी संख्या में थे, तो जब उनके बाद जब इनकी मजबूरी बन गई, जब इन्होंने 304 में एफआईआर करके दी, मतलब प्रेशर, जब आप लोगों को प्रेशर हुआ उसके बाद इन्होंने एफआईआर लिखी। और उसके बाद फिर एफआईआर लिखने के बाद मैंने इनसे बोला कि आपने एफआईआर लिख ली, अब प्रिंसिपल पे कार्रवाई करो, टीचर पे कार्रवाई करो और उन बच्चों को ढूंढो। जब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे। तो लगातार 14 दिन हम वहाँ पे बैठे रहे, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से कोई काम नहीं किया, कोई दिलासे नहीं दिए गए, ठीक है। सिर्फ दिलासे दिए गए कि ये है वो है, और कभी ये आईओ हैं, कभी ये आईओ, मतलब अपनी फॉर्मेलिटी वो करते रहे, लेकिन कोई भी मतलब काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं हुआ। इसके दौरान मैं सभी जगह पे गया, शिक्षा मंत्रालय वगैरह और डीसीपीसीआर में भी गया, और अपने एलजी साहब के पास भी गया। सब जगह पे मैंने अपना जो भी मेरे से हो सकता था वो मैं करता रहा, लेकिन कहीं से मेरे को कोई वो नहीं मिला, सहायता कहीं से भी कुछ भी नहीं मिली। और 14 दिन के बाद वहाँ 15 तारीख को, 1 तारीख को हम बैठे थे, 15 तारीख को कम से कम 300-400 पुलिस वाले आए और वहाँ से पूरा का पूरा धरना वगैरह हटवाया, सारी चीज़ें, मेरे बच्चे की फ़ोटो पे लात वात मारी गई और हम 22 लोगों को डिटेन किया गया वहाँ से कम से कम। मतलब जब आपने धरना दिया, पुलिस ने आया, आपको उठाया और किंदन की फ़ोटो पर लात भी मारी गई? हाँ जी, पुलिस, जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने मारी थी? जी जी, पुलिसकर्मी ने लात मारी थी और 22 लोगों को वहाँ से फिर डिटेन करके थाने ले गए थे। जब पब्लिक ने फिर वो पूरा का पूरा थाना जब वहाँ पे भी घेर लिया, तो वहाँ से उठा के वो फिर हमें मॉरिस नगर लेके चले गए। जो लड़के थे जिन्होंने मारपीट की, वो पकड़े गए? पुलिस ने तो बोल रहे थे, मतलब पुलिस वाले तो शुरू में ही इस केस को मतलब यूँ बता रहे थे कि ना ये इंसिडेंट स्कूल के अंदर हुआ ही नहीं है, ये है वो है, तुम झूठ बोल रहे हो, ये वो।
लेकिन जब हम 14 दिन वहाँ बैठे थे तो इस दौरान हमने अपने बच्चे की सारी पूरी एक एक जगह की रिकॉर्डिंग वगैरह निकाली थी और कुछ लोग जो हमारी नज़र में थे उनके ऊपर नज़र रखी थी। तो वो हमने पुलिस को 1 तारीख से हम रेगुलर दे रहे थे कि आप इन लोगों को पकड़ो, आप इन लोगों को पकड़ो, लेकिन इन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि हमारे जो लोग थे उनको धमकाने का काम कर रहे थे सारे के सारे लोग। लेकिन जब यहाँ पे नए एसएचओ साहब आए, राणा साहब करके हैं, वो आए, उनके सामने मैंने अपनी ये बात रखी कि सर इन लोगों पे कार्रवाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन आईओ की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इन बच्चों पे। जब उन्होंने उस चीज़ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से काम किया, जब एक बच्चा पकड़ा गया उसमें, कि उन्होंने फिर मेरे को फ़ोन करके बुलाया कि इस बच्चे ने कबूला है ये बच्चा था उसमें। कितने बच्चे थे वो? मेरे बच्चे के हिसाब से 3 बच्चे थे, लेकिन अभी तक पुलिस के हिसाब से सिर्फ एक ही बच्चा सामने आया है, बाकी 2 बच्चों को इन्होंने छोड़ दिया है शायद। मतलब या फिर ऐसा काम क्या नहीं हुआ, किया। मतलब इतनी कितनी बात बढ़ गई कि वो मारपीट पर चली गई? मारपीट पर यहाँ मेरे को जो सुनने में आता है कि मेरे बच्चे का सिर्फ कंधा टकराया था, और कंधा टकराने के बाद जो बच्चा था उसने बोला उससे कि थूक के और चाट, तो मेरे बच्चे ने मना कर दी, और उस काफ़ी मतलब टॉयलेट के अंदर उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट की गई, जो मेरे सुनने में आता है। और सुनने में आता है काफ़ी हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांग रहा था मेरा बच्चा, लेकिन उन लोगों ने छोड़ा नहीं उसे। क्या कभी पहले भी ऐसा हुआ है कि किंतन ने आपको बताया हो कि ऐसे पहले भी हुआ है, उसके साथ मारपीट हुई है? नहीं, कभी इससे पहले कभी नहीं हुआ। हॉस्पिटल में गए तो उसके बाद अभी क्या मतलब उन्होंने बोला है? आप मेडिकल काउंसिल के पास गए थे, उन्होंने क्या कहा? इसमें क्या है कि ना, नेग्लिजेंसी तो ये है कि 11 तारीख को जब मेरा बच्चा गया था, तो जो अभी पीएम रिपोर्ट जो आई है, पीएम रिपोर्ट के हिसाब से मेरे बच्चे के लंग्स पीएम रिपोर्ट कब आई थी? पीएम रिपोर्ट 31 तारीख को आई थी। 11 तारीख को इंसिडेंट हुआ था, 20 तारीख को डेथ हुई थी, 23 को बॉडी मिली और 31 तारीख को बॉडी भी 3 दिन बाद मिली। 3 दिन बाद मिली। तो 31 को जब रिपोर्ट आई तो पीएम रिपोर्ट के हिसाब से मेरे बच्चे के लंग्स में दिक्कत थी, ठीक है, और सिर में क्लोट्स थे, और पेनक्रियाज में दिक्कत थी, ठीक है, उसके ऐसे वाइट कलर का कुछ वो बना हुआ था पेट में। जब इतनी सारी प्रॉब्लम थी तो 11 तारीख को जब मेरा बच्चा वहाँ डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने ये सारी चीज़ों को नोटिस क्यों नहीं किया? एक नॉर्मल आदमी अगर किसी भी हॉस्पिटल में जाता है, अगर वही डॉक्टर होता तो वो अपने बच्चों को हॉस्पिटल में क्यों लेके जाएगा? एक नॉर्मल आदमी सिर्फ डॉक्टर के पास इसलिए ले जाता है, और वहाँ पे दिल्ली मेडिकल काउंसिल में डॉक्टर ने खुद कबूला है कि मेरे बच्चे ने ये कहा था कि स्कूल में मारपीट हुई है, तो उसके बाद उसको प्रॉपरली चेक क्यों नहीं किया गया? अगर प्रॉपरली अगर मेरा बच्चा चेक होता तो आज मेरा बच्चा मेरे सामने होता। मतलब किंतन की खुद ये स्टेटमेंट थी डॉक्टर को कि मेरे साथ मारपीट हुई है स्कूल लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने उसको सिर्फ उसके पैर पे ध्यान दिया और बॉडी के किसी भी उस पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। कैसा था किंतन मतलब पढ़ने में? पढ़ने में भी एक बहुत अच्छा था और एक बहुत अच्छा भाई था और एक बहुत अच्छा बेटा था। 11 साल का था, लेकिन मुझे लगता नहीं था मेरा बेटा 11 साल का। जब हम दोनों उसको देखते थे ना, ये कहते सोनी इसको ना पढ़ाई के लिए और क्या। मैंने कहा तुमने कभी इसकी आंखें देखना, उसकी आंखें बहुत सुंदर थी। मैं कहती थी उसकी आंखों में दिखाई देता था वो कुछ बनेगा। वो सोचता नहीं था कभी भी मैं कि मुझे क्या बनना। वो एक बार में ही कहता था मुझे एयरफोर्स में जाना है और मैं जाऊंगा मम्मी। तो पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था। उसके टीचर ये स्कूल में सारे बच्चे कहते हैं, और अभी भी उसका था 85% लाने का वो। और इस स्कूल में वो शायद ही 6 महीने ही रहा था, अभी पास भी नहीं हुआ था। 6 क्लास पास होता तो 1 साल हो जाता उसको। और जब अस्पताल भी लेके गए थे ना हम, तो मैंने कहा कि मन्नू देख तन्नू घर पे है, मैं उससे क्या बोलूँ। उससे यूँ बोल देती कि मन्नू आने वाला। तो कह रहा मम्मी हाँ उसको टेंशन मत दो, उससे कह दो मैं आ रहा हूँ अभी। आखिरी शब्द उसके वही थे। कितनी सहायता मिली आपको सरकार से? सरकार से कोई सहायता नहीं मिली अभी तक, और ना हमें इस सरकार से उम्मीद है। बस मेरे को मेरे बच्चे के लिए न्याय चाहिए, क्योंकि
बात मेरे किंतन की नहीं है, बात हर उस किंतन की है जो स्कूल में पढ़ने जा रहा है, हर उस बच्चे के लिए है, हर उस माँ बाप की है जो अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं सिर्फ इन सरकार के भरोसे कि हमारा बच्चा स्कूल में सुरक्षित है। आपको ऐसे ऐसे मैसेज दिखाऊंगा मैं स्कूल के कि इन्होंने वहाँ प्रोटेस्ट पे बैठ के दौरान स्कूल से अपने स्कूल के ग्रुपों में मैसेज किया है कि अगर आपका बच्चा स्कूल में आ जाता है और उसके साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेवार स्कूल नहीं है। स्कूल के टीचर्स ने ये मैसेज फ्लैश किया हुआ है जो मेरे पे ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, और ये मैं चीज़ अदालत में दिखाऊंगा कि इस तरीके से ये अपनी कहाँ कहाँ छुपाएंगे। मेरा एक एक चीज़ जोड़ रखी है इनकी, कहाँ बचेंगे। मैं अपने बच्चे को, मेरी यही श्रद्धांजलि होगी कि मैं उसको दिखा दूंगा कि अब जैसे मैंने अपना बच्चा खोया है और कोई बाप अपना बच्चा नहीं खोएगा। तो जो से किंतन के जो दोस्त थे, आपकी बात हुई उनसे, उन्होंने कुछ बताया हो? उन्होंने यही है कि जो टीचर्स वगैरह हैं वो उनको मतलब डरा रहे हैं कि आपके बच्चे का नाम काट देंगे, कहीं दोबारा नाम नहीं लिखा जाएगा और किंतन भूत बन के आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब अलग अलग तरीके से जिसका जैसा चल रहा है उस तरीके से वो बच्चों को डराने का काम कर रहे हैं। और मतलब स्कूल की तरफ से जो सहायता मिलनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं मिली। स्कूल की तरफ से कोई हमारे से अभी तक कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया गया है, ना कोई टीचर्स मिलने आया है। शुरू में जो इन्होंने अपने मतलब कुछ जो स्कूल में पानी पिलाने का काम करते हैं कुछ, वो लोग बीच में आके हमारी बातें सुनते थे कि क्या है क्या नहीं है। मतलब इस तरीके का माहौल इन्होंने वो कर दिया शुरू से ही, और ये क्या चाहते हैं ये है वो है। आप क्या चाहते हैं, मतलब सरकार से कुछ शिकायत है, कुछ गुहार लगाना चाहते हैं? मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे को मेरे बच्चे के लिए न्याय चाहिए। और ऐसा क्या चाहिए, मैं अपने बच्चे के लिए जो भी उसके साथ हुआ है उसके लिए निष्पक्ष जांच की मांग करता हूँ। बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए कभी किसी गरीब आदमी को अपना हथियार मत बनाओ। मैं बस इतना हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि आप उस माँ से पूछो, उस बाप से पूछो जिसने अपनी औलाद खोई है। और अगर यही बच्चा अगर किसी मंत्री या नेता का होता या पुलिस वाले का होता ना, तो अब तक सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन हो गई होती, सारे लोग पकड़े गए होते और सारे के सारे अंदर होते। ये हमारे देश का दुर्भाग्य कि एक गरीब आदमी को ही अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। सर किंतन पढ़ाई में कैसा था? सर पढ़ाई में बहुत लायक बच्चा था। उसकी जितनी तारीफ़ करी जाए पढ़ाई की, वो कहता था कि मैं 85% नंबर लेके आऊँगा अब के, और मैं जब बताऊँगा आपको कैसे हो। उसकी जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। बहुत अच्छा लड़का था। कभी उसने डिस्कस किया हो कि मैं फ्यूचर में क्या बनना चाहता हूँ? उसके काफ़ी अरमान थे कि मैं बाबा एयरफोर्स की नौकरी करूँगा। हाँ, क्यों कि मेरे से वो खुद कहता था बाबा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मैं कि 4 है। तो वो कहता था कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नौकरी करूँगा। कुछ कहना चाहेंगी सरकार से? सरकार से क्या कहना चाहेंगे भैया, हमारा तो जो भी था जीवन में सब कुछ वो ही था, वो गया। हम तो यही चाहते हैं भैया जो हमारे बच्चे के साथ हुआ है वो किसी और बच्चे के साथ ना हो, और हमें इंसाफ चाहिए हमें, बस। और क्या, बच्चे का न्याय चाहिए। बच्चे के लिए, बच्चे के ऐसा इंसाफ चाहिए हमारे हमें। बच्चे के साथ हुआ हमारे और बच्चे के किसी साथ बच्चे हुआ के है। साथ ना ऐसा हो। हम तो यही सरकार से वो प्रशासन कितना साथ दे रहा है? प्रशासन हमारा कोई भी साथ नहीं दे रहा है, ना पुलिस दे रही, ना कोई वो स्कूल दे रहा, ना कोई हॉस्पिटल दे रहा, ना कोई कुछ हमारे साथ कर रहा। स्कूल के टीचर नहीं आए, बच्चे के चोट लगी थी तो टीचरों का फर्ज बनता था हमारे घर पे खबर करने का, वो तक नहीं की उन्होंने। अगर खबर कर देते तो हम अपने बच्चे को ले आते। सर आप किंतन के ट्यूशन टीचर है, आपसे जानना चाहेंगे, मतलब आपने उसको पढ़ाया है, आप जानते थे उसको, तो किस तरीके की मतलब ये चीज़ जो है निकल कर आई, जो आपको कैसा लगा था? किंतन जो है काफ़ी मतलब होनहार लड़का था और पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार था। जो भी उसको टास्क दिया जाता था वो टास्क को अच्छी तरह करता था, सिंसियरली करता था, टाइमली आता था, टाइमली जाता था।
और कुछ ऐसा चीज़ हमने देखा ही नहीं इसके अंदर कि जैसे कोई उग्र नेचर हो या फिर कुछ इसका जो है दोस्तों के साथ कुछ मतलब उल्टे सीधे दोस्तों के साथ उसका कोई दोस्ती हो, ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने। क्योंकि ये तन्नू के साथ आता था, मन्नू, और दोनों भाई बहन आते थे, दोनों पढ़ते थे और काफ़ी अच्छा लगता था। मतलब इनके जो है पढ़ने लिखने का जो तरीका था, टेस्ट लेता था, दोनों बच्चे तन्नू और मन्नू दोनों अच्छे से टेस्ट देते थे और काफ़ी उसके अंदर वो एम्बिशियस लड़का था, जीवन में कुछ करना चाहता था। और कभी ऐसी उसकी बात हुई हो आपसे कि फ्यूचर में वो बनना चाहता है कुछ? जैसे मैंने सुना कि वो उसके चाचा एयरफोर्स में, तो वो एयरफोर्स में जाना चाहता था, पायलट बनना चाहता था। बेसिकली क्या है कि देखिए बच्चों का जो है जो एम्बिशन होता है ना, वो कई चीज़ें में होता है कि वो पायलट भी बनना चाहता है, वो जो है नेवी में जाना चाहता है या फिर आर्मी में जाना चाहता है, डिफेंस में जाना चाहता है। तो उसमें था कि वो कुछ बनना चाहता है। तो हम लोग पूछते थे कि जैसे जब भी कोई भी बच्चा आता है सबसे पहले पूछते हैं कि तुम्हारा एम्बिशन क्या है, तो वो क्या बनना चाहता है, तो वो बोलता था कि पायलट बनना चाहता है। ठीक है, फिर उसका जैसे बच्चों का ऐसा होता है कि भाई वो डिफेंस में जाना चाहता है, तो डिफेंस में मतलब एक अच्छे लेवल पे ही जाना चाहता है, किसी अच्छे कैरियर की तलाश में ही बच्चे का जो होता है एम्बिशन वो उसके अंदर था। तो दोस्तों सुना आपने क्या कहना था उनके माँ बाप का। 9 से 10 दिन की पीड़ा के बाद लगातार किंतन के फादर एफआईआर की मांग करते रहे पुलिस वालों से, और एफआईआर की मांग पे उनको जवाब बार बार ये मिलता रहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए, फिर विसरा रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद हम एफआईआर करेंगे। और बहुत दबाव क्रिएट करने के बाद भी जब 30 तारीख को पोस्टमार्टम की 30 जनवरी को जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो धारा 304 के तहत एक एफआईआर की जाती है, और वो भी बहुत प्रेशर बनाने के बाद। और किंतन के जो परिवार वाले थे, रिश्तेदार थे, जो लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके लिए, उन्होंने जब ऊपरी लेवल पर जाकर ऊपर की कमेटियों के साथ बात की तो उस दबाव के चलते एक एफआईआर की गई। उस एफआईआर के बाद भी 3 बच्चे उसमें शामिल थे जिन बच्चों के ऊपर ये बात लागू हो रही थी कि उन्होंने इस तरह से मारपीट की। उनमें से एक बच्चे के ऊपर एफआईआर की और 2 बच्चों को छोड़ दिया गया, और एक बच्चे के ऊपर ये एफआईआर की जिसने बाद में स्वीकार भी किया कि उन्होंने इस तरह से मारपीट किंतन के साथ की थी। 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक लगातार 14 दिन तक किंतन के परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, दोस्त सभी लोग प्रोटेस्ट करते रहे कि इसके बारे में जो उनके बच्चे को न्याय मिले। अंततः 14 फरवरी के बाद उनको ये कहकर वहाँ से हटा दिया गया कि धारा 144 लागू हो रही है और आप कानून की पालना करें और कृपया यहाँ से उठ जाएं, और स्कूल के बाहर से उनको उठा दिया गया और वो न्याय की गुहार लगाते रह गए। आज किंतन के जाने के लगभग 9 से 10 महीने बाद भी माँ बाप इस उम्मीद में है कि ये वाकया उनके बेटे के साथ तो हुआ, एक किंतन चला गया लेकिन किसी और किंतन के साथ ना हो, किसी और माँ बाप की झोली सूनी ना हो, किसी और माँ बाप के साथ उनका चश्मो चिराग इस दुनिया से ना चलाए। उस न्याय के लिए, उस पीड़ा को लेकर आज भी वो इस पीड़ा को लेकर लोगों के बीच में न्याय की गुहार उच्च न्यायालय तक गए हैं कि उनको न्याय मिले, और जिन्होंने उनके साथ, उनके बच्चे के साथ ये काम किया, जिन्होंने उनके बच्चे को मारा, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनके बच्चे को न्याय मिले। दोस्तों हमारे इस पूरे मुद्दे पर, इस टॉपिक पर बात करने से क्या लगता है कि समाधान होगा? नहीं, समाधान होगा हमारे कानूनी जो प्रक्रिया है उस सिस्टम को दुरुस्त करने से, हमारी जो पुलिस प्रक्रिया है उसको दुरुस्त करने से कड़ी सजा का प्रावधान करना होगा। क्या इस तरह से ही छोटे बच्चों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता रहेगा और हमारी आंखों के सामने किसी माँ की झोली सूनी होती रहेगी? आज आपने देखा सूर्योदय के अंदर जब हमारे परिवार, हमारे चैनल के साथी, जब उनके माँ बाप, क्या उन माँ बाप के आंसुओं का जवाब किसी के पास है? आज बतौर हिंदुस्तानी ये सवाल हम पूछ रहे हैं, आप पूछिए और हम सब पूछें कि क्या किसी माँ बाप के लिए इससे पीड़ादायक पल कि 11 साल के बच्चे को अपने कंधों पर उठाना, ये शब्द बोलना, ये भाव बोलना। दोस्तों ईश्वर कभी किसी दुश्मन या कभी किसी इंसान के जीवन में उसको ऐसा पल ना दिखाए कि उसको अपने जीते जी अपने छोटे बच्चे को कंधा देना पड़े। सोचिए उस माँ बाप के बारे में जिन्होंने इस तरह की पीड़ा को देखा और आज भी उनका पूरा परिवार एक एक पल रो रहा है कि उनका बच्चा इस दुनिया से चला गया उस शारीरिक शोषण का शिकार होकर। स्कूल वालों ने कॉपरेट नहीं किया। जब स्कूल के पास, आपने सुना कि उनके पिताजी ने कहा क्या कि जब उनके पिताजी स्कूल वालों के पास जाते रहे, प्रिंसिपल के पास अप्रोच करने, तो वो कहते रहे कि हमारे स्कूल में सीसीटीवी तक नहीं है कि फुटेज निकाल सके। और यहां सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विश्व सुविधाएं दे रहे हैं, मुहैया करवा रहे हैं स्कूल के लिए, शिक्षा की संस्थाएं, शिक्षा की हम बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। एक बच्चा चला जाता है
और आप और हम सब मिलकर वहीं के वहीं, हमारी जिंदगी आज भी वैसी की वैसी है। लेकिन क्या किंतन के माँ बाप की, उनके परिवार की जिंदगी वैसी रहेगी? वो जब तक जीवित रहेंगे इस पल के लिए रोते रहेंगे कि उनकी औलाद, उनका 11 साल का बेटा इस दुनिया से चला गया। दोस्तों, इस मुद्दे पर बात करना जरूरी है। कौन है इसके गुनहगार? कहां कमी है? यह बात एक किंतन की नहीं है, यह बात उन हजारों बच्चों की है, लाखों बच्चों की है, जिनके साथ साल दर साल हर रोज इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हम लोग सब पढ़े लिखे होने के बाद भी, एक शैक्षणिक और सिविक समाज के अंदर रहने के बाद भी, हमारे सबके बच्चे इस तरह के व्यवहार से ग्रसित हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किंतन इस तरह के व्यवहार से पीड़ित है। इस पर मंथन करने की जरूरत है। आपने सुना कि एक प्रतिभावान बच्चा जो पायलट बनना चाहता था, देश का नाम रोशन करना चाहता था, अपने मां बाप के सपने पूरे करना चाहता था, आज किस तरह से उनके मां बाप लाचार हैं। केवल खून के आंसू रोकर वो हर पल गुजार रहे हैं कि उनका बेटा इस दुनिया से चला गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। दोस्तों, आज हिंदुस्तानी होने के नाते, आज इस समाज के जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, आप सब मिलकर हम इस प्रण लें कि इस कुरीति को, इस प्रॉब्लम को, चाइल्ड वायलेंस के खिलाफ हम सब मिलकर आवाज उठाएं। बच्चा किसी का भी हो, हम सबका साझा है, इस समाज का है, इस देश का बच्चा है। किसी और किंतन के साथ इस तरह की घटना ना हो, यह आपको, हम सबको, समाज का दायित्व बनता है, केवल पुलिस, कानून और स्कूल का दायित्व नहीं है। आप और हम सब मिलकर यह प्रण लें और इस बारे में प्रयास करें कि दोबारा ऐसी घटना किसी किंतन के साथ ना हो। और अगर कोई किसी प्रकार का चाइल्ड वायलेंस किसी बच्चे के साथ करने के लिए सोचता है, तो हमारी कानूनी प्रक्रिया, हमारी सजा इतनी कड़ी से कड़ी होनी चाहिए कि उस आदमी, उस मुजरिम की रूह तक कांप जाए। दोस्तों, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बड़ी पीड़ा के साथ, बड़े ही दुख के साथ आज सूर्योदय के अंदर हमने ये बात उठाने की कोशिश की और बहुत वेदना के साथ ये बात कर रहे हैं कि आप सब हम मिलकर इस मुद्दे को एड्रेस करें। हम इंतजार ना करें एक और घटना होने का। आज जहां पर स्कूल में, जहां पर भी ये कोई प्रॉब्लम है समाज के अंदर, जहां पर बच्चियों के साथ इस तरह के हादसे हो रहे हैं, कानून को और सख्त करना होगा, कड़ी प्रक्रिया करनी होगी, पुलिस को अपनी कार्रवाई और दुरुस्त और तेज करनी होगी, ताकि इस तरह के किसी भी प्रकार का इंसिडेंट करने से पहले उनके मन के अंदर इतना खौफ हो कि कोई भी आदमी किसी बच्चे के साथ इस तरह का चाइल्ड वायलेंस ना कर सके। दोस्तों, सूर्योदय आज आपके साथ ये सवाल साझा कर रहा है। हमारे, आपके, समाज के सभी बच्चों के लिए सवाल उठाना जरूरी है कि क्या चाइल्ड वायलेंस के खिलाफ आपको, हमारे को, सबको मिलकर आवाज उठाने की जरूरत नहीं है? और अगर जरूरत है तो वो आज ही समय है। हम इंतजार ना करें कि कोई और घटना हो और आपके, हमारे किसी के घर से और बच्चा चला जाए। तो दोस्तों, ये सवाल आज सूर्योदय के अंदर हमने उठाया, इस पर चिंतन करने की जरूरत है और उम्मीद करते हैं कि समाज के अंदर और चेतना और जागृति आए और दोबारा किसी घर का, किसी परिवार का, किसी मां का लाल, किसी मां का किंतन इस दुनिया से इस तरह से निराश होकर ना जाए कि उसके मन में पीड़ा और वेदना रह जाए कि मैं ऐसे समाज के अंदर था जहां पर मेरे साथ इतना बड़ा कुकृत्य किया गया, जहां ईश्वर ने जीवन के रूप में हमें सबसे बड़ी नेमत दी है। हमें ईश्वर ने जीवन नवाजा है कि जिंदगी में जाएं और इस जिंदगी को, इस जीवन को, इस इंसान रूपी जीवन को अच्छे तरीके से जिएं और अपने माँ बाप और समाज के लिए एक अच्छा जीवन देकर उदाहरण बने। तो दोस्तों, सूर्योदय ने आज ये सवाल उठाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि दोबारा इस तरह की घटना किसी के साथ ना हो। सवाल आप तक छोड़ते हैं, आप भी अपनी राय साझा करिए। इस तरह के लिए किस तरह के प्रावधान होने चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा। आपने राय भी सुनी, उनके माँ बाप का क्या कहना था, उनके दादा दादी ने क्या कहा और उनके ट्यूशन टीचर ने क्या कहा। दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि सूर्योदय के अंदर हम ज़रूर समाज से जुड़े पहलू उठाएं, लेकिन दोबारा कभी ऐसा पहलू ना उठाना पड़े जो इतनी पीड़ा के साथ एक माँ बाप के दुख को व्यक्त करते हुए हम आपके सामने लाएं। उम्मीद यही करेंगे कि सूर्योदय जब भी आपके सामने आए तो ऐसे चीज़ों और ऐसे टॉपिक्स को लेकर आए जो आपके, हमारे समाज से जुड़े हो और लोगों की ज़िंदगी को बेहतर कराने के लिए हो। आने वाले सूर्योदय के कार्यक्रम में इस तरह के और जो संजीदा पहलू जो आपके, हमारे जीवन से जुड़े हुए हम उठाने की कोशिश करेंगे। आपकी कोई राय हो, आपको लगता है कि हमारे इस कार्यक्रम के अंदर हम कुछ और सवाल और कुछ और पहलू उठाएं, तो आप भी अपनी राय साझा करिए कमेंट बॉक्स में। और इसी उम्मीद के साथ कि जल्द किंतन के माँ बाप को पूर्ण न्याय मिलेगा और जिन्होंने ये एक
ये जिस तरह का ये अपराध किया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और अगर शैक्षणिक व्यवस्था के अंदर, स्कूल में अंदर कहीं पर भी सिस्टम में कोई कमी थी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो और पूरा जस्टिस किंतन और उसके मां बाप को मिले। और यही हमारी सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उस बच्चे को जो इस दुनिया से चला गया। आप देखते रहिए सूर्योदय।